उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देने के लिए तो नहीं आए। विपक्ष ने जितने भी सवाल पूछे थे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर, उसके सीधे जवाब तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। लेकिन आज जब वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी में गए, किसानों को सम्मान निधि दे रहे थे, तो उस समय पहलगाम के आतंकी हमले और पाकिस्तान में आतंकी रो रहे हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं और जाने क्या क्या दुखी होकर के कर रहे हैं, इसको कहते हुए ये कहने से नहीं चूके कि कांग्रेस और सपा के नेता पाकिस्तान और आतंकियों को रोते हुए देख के रो रहे हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। अब आप एक बार सोच के बताइए कि क्या ये एक देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? क्या देश के प्रधानमंत्री अपने देश के दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान परस्त और आतंकियों से जोड़ करके कौन सी राजनीति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप में इतनी खुददारी थी तो आपने उस समय राहुल गांधी की इस चुनौती का सामना क्यों नहीं किया कि सदन में खड़े होकर के बोल दें प्रधानमंत्री कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है और एक भी राफेल विमान नहीं गिरे हैं। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप फिर ऐसे कैसे चलता है? प्लीज। अखिलेश यादव ने भी अपने भाषण में यह बात बोला था कि कितने जहाज उड़े जिस पर नींबू मिर्चा टांगे थे। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी जवाब दिया क्या? आपको सदन में जवाब देते बना नहीं, अब किसी सरकारी कार्यक्रम को पॉलिटिकल रैली की तरह बना करके आप ये भाषा बोलेंगे कि आपका सबसे प्रमुख विपक्षी दल के लोग आतंकियों को रोता देख करके रो रहे हैं। कौन रोया? कहां रोया? कब रोया? कौन सी तस्वीर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का वह सवाल है जो आतंकियों के समर्थन करता है, देश विरोधी है? लेकिन क्या प्रधानमंत्री का यह भाषण कहीं से भी जायज है? यह मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन हां, एक बात राहुल गांधी ने आज दिल्ली के अपने कार्यक्रम में जरूर कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 15 सीटों का ऊपर नीचे खेल अगर धांधली से न खेला गया होता तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने इस कार्यक्रम में फिर से दावा किया कि वोटों को लूटा जा रहा है और बीजेपी वोटों को लूट रही है। महाराष्ट्र में लूटी, दिल्ली में लूटी, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी कोशिश हुई और अब बिहार में तो सीधे सीधे लूटा जा रहा है। और हम इस एटम बम को बहुत जल्दी सबूत के साथ देश के सामने रखेंगे। मैं अलग से बात करूंगा कि इसका एक एटम बम तो यह फूटा कि एसआईआर के नाम पर बिहार में जो वोटर रिवीजन हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ही नाम गायब हो गया। इसके लिए मेरी दूसरी वाली वीडियो देखिएगा, लेकिन इसको जरा गौर से सुनिए। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के इस भाषण को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए, राजनीतिक बयान देते हुए उत्तर प्रदेश में एक से एक झूठ बोलते हुए सुनाई दिए। मैं उनके झूठ का एक एक करके पर्दाफाश भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले चाहता हूं कि जरा इस भाषा को गौर से सुनिए। 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं।
जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 अब आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 4.25 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों को निधि में दिया है। आज जनता से तो हरवा रहे हैं। ये याद आ रहा है आपको, बिहार चुनाव है ना, कितने लाख करोड़ दूं? 1.25 लाख करोड़ रुपया। और ऐसे नारा दे करके पैसा दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गोया पैसा ना हो, भीख दे रहे हो, एहसान कर रहे हो। प्रधानमंत्री यही भाषा आज भी बोले। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा कि 11 साल पहले किसानों की स्थिति कितनी बुरी थी, 11 साल में किसानों के लिए कितना अच्छा हो गया। और 10 करोड़ किसानों को सौगात तो उत्तर प्रदेश में मिल गई, जिसमें से 2 करोड़ तो बनारस के हैं। और सारी चीजें कहने के साथ किसान निधि की बात हुई और उसी किसान निधि से जुड़ा हुआ किसानों की समस्याएं क्या सारी खत्म हो गई? अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक आंकड़ा रखता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक किसानों को दिए गए बैंक कर्ज दोगुना होकर के 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं। और यह बता रहा है कि अगर ट्रेंड जारी रहा तो 2015 से 25 के बीच में यह 3 गुना हो जाएगा। यानी किसानों का कर्जा पिछले 10 साल में 2 गुना से 3 गुना हो गया। और कौन था जिसके पुराने भाषण याद करो, दिखा रहा हूं कि साल 2025 तक किसानों की आमदनी दुगुनी होनी थी और पिछले 10 साल में किसानों का कर्जा दुगुना हो गया। कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा? हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय 2 गुनी कर सके। अगर कई लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का एनपीए माफ कर सकता है बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना करके, तो किसानों का कर्जा बढ़ता जा रहा है बैंक के ऊपर। आप पैसा देकर के किसानों की समस्या को खत्म कर देंगे। और इस कर्जे का क्या किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? क्या किसानों को बिजली सस्ती दी आपने? क्या किसानों को सिलेंडर 10 साल में महंगा हुआ कि नहीं? 3 गुना बिजली महंगी हुई, सिंचाई महंगी हुई, बीज खाद महंगे हुए। खाद के लिए उसी उत्तर प्रदेश में किसानों ने लाइन लगाई, लाठी खाया। सांड जो आपका प्रिय पशु था, उसको तो योगी जी बगल में बैठे हैं, उनसे आपको दूरी नहीं हुई। किसान इंतजार कर रहा है साहब कि आपको वो जवाब दे कि केवल पैसा उनके अकाउंट में दे करके उनको ये एहसास कराना कि देखो दे दिया तुमको, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो गई। लेकिन किसानों की समस्या पर बात ही आप नहीं करते। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे और निवेशक यहां आने से भी डरते थे। लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी में खौफ है और निवेशक यूपी के भविष्य में भरोसा देख रहे हैं। मैं विकास की इस रफ्तार के लिए यूपी सरकार को बधाई देता हूं। एक बात गौर किया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। और पुलवामा पहलगाम क्या क्या बोलते रहे रे भाई। वहां पर जाकर के ये भी बोलते रहे कि उत्तर प्रदेश में कितना निवेश आ गया, कानून का राज आ गया। मैं चाहता हूं कि कानून के राज की बात जब हो तो उत्तर प्रदेश के प्रतिदिन, जैसे आज का ही एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो आज के अपराधों की एक वीडियो आपको रोज एक वीडियो बनाती है।
आज वाली वीडियो में कितने अपराध हैं देख लीजिए। पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में किसी किस्म का अपराध ऐसा नहीं होगा जो नहीं हुआ होगा। फिर कानून का राज कहां है योगी जी, मोदी जी? अच्छा, निवेश की बात हुई, कितना निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ? मैं चाहता हूं कि पिछले 1-2 वर्षों में ही जितनी बार निवेश के लिए कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद कितने निवेश का दावा किया गया और कितना निवेश आया, कितने उससे नौकरी मिली, उत्तर प्रदेश को निवेश कितना मिला, केवल आप अखिलेश यादव के 2-3 बयान सिलसिलेवार सुन लीजिए, आपको पोल खुलती दिख जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि बेरोजगारी नंबर 1 पर है, किसान तबाह हो गया। जो ये कहते थे आय दोगुनी करेंगे, मुझे ये बताएं, बुंदेलखंड का किसान, सरसों की कीमत क्या दी सरकार ने, तिल की फसल की कीमत क्या दी? वहां के किसान मूंगफली के धरना देते रहे। जो लोग दावा कर रहे थे कि आय दोगुनी होगी, उन्होंने गरीबों किसानों की आय को खत्म कर दिया, मंडी बनी नहीं। और जिस सड़क को प्रधानमंत्री ने बनाया, उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद ही से मेंटेनेंस हो रहा उस सड़क का, सोचिए आप। तो इन सारे बयानों को सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को जब भाषण देना चाहिए तो हर भाषण चुनावी भाषण की तरह नहीं होना चाहिए, हर भाषण विपक्ष को अपमानित करने वाला नहीं होना चाहिए? विपक्ष में तो आप भी थे साहब, और आपके लिए कभी किसी ने कैसी भाषा बोली? आज आप सपा की साइकिल और कांग्रेस को देश विरोधी, आतंकी परस्त क्या क्या बोलते जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही हैं वो जो कहते थे कि लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी तो लोकतंत्र मर जाएगा। नहीं, सॉरी, लोकतंत्र मर जाएगा। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अगर विपक्ष आलोचना करे तो लोकतंत्र मरेगा कि जिंदा होगा? प्रधानमंत्री जी अपना वाला भाषण देखने के बाद आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल, जितने सवाल आपसे सदन में पूछे गए, सीधा उनका जवाब अगर नहीं मिला तो आपको रैली करके फिर अनाप शनाप ये भाषा कि आतंकी रो रहे हैं तो सपा और कांग्रेसी रो रहे हैं। कहां रोया है? एक प्रमाण दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। और जो सवाल उन्होंने पूछा वो सवाल देश का सवाल है कि नहीं, ये मैं जनता के ऊपर छोड़े जा रहा हूं। फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? क्या देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री किसानों को धोखा दे रहे हैं? किसान आंदोलन क्यों करना पड़ा? किसानों के आंदोलन के बाद उनको बिल को वापस क्यों आपको लेना पड़ा? कितनी आपने मंडी खोली? कितना खाद का दाम है? कितना UAP का दाम है? कितना जो है उनको सामान मिल रहा है? इनका सवाल का जवाब कौन देगा? जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जुड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में
हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो। हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है। और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है, और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे, कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। किसान निधि आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जिस एहसान में दे रहे हैं, वो भी तो उन्हीं का पैसा है। बाढ़ में डूब रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, इसके लिए आपने क्या किया? सवालों का जवाब अगर हो तो दीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार जवाब दे, इसलिए आप भी उससे सवाल पूछते रहिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और अपनी टिप्पणी इस पर नीचे प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी, ताकि हम बेबाकी से अपनी बात कहते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।